नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं षोडश अध्याय में। मनुष्य अपने जीवन में असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजता है। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? और क्या जीवन का कोई अंतिम सत्य भी है? त्रिपुरा रहस्य का यह अध्याय इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक आमंत्रण है। यह बताता है कि संसार जैसा दिखाई देता है तो सत्य भी छिपा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब मन शांत होता है और ज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है, तब वही संसार एक नए अर्थ में दिखाई देने लगता है। इस अध्याय में अद्वैत वेदांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। परम सत्य हमसे अलग नहीं है, वह हमारे भीतर ही शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान है। मुक्ति का मार्ग किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान में है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे मन के भ्रम का रहस्य, आत्मज्ञान की शक्ति और उस शाश्वत आनंद की अनुभूति जो हर साधक के भीतर पहले से मौजूद है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये जो ठोस दीवारें हैं हमारे आसपास, या ये जमीन और जिस स्क्रीन पर या डिवाइस पर हम सब अभी फोकस कर रहे हैं, मतलब क्या हो अगर ये दरअसल किसी मैटर या मिट्टी से बना ही नहीं है? ओह वाओ, शुरुआत में ये एकदम साई-फाई मूवी ऐसा कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल। मतलब क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा एक कॉस्मिक होलोग्राम हो, एक ऐसी छवि जो दिखने में एकदम असली और ठोस लगती है, जिसे छूने पर सख्त महसूस होता है, लेकिन उसकी बुनियाद में कोई भौतिक या फिजिकल चीज है ही नहीं। राइट, एक इल्यूजन जैसा। एग्जैक्टली। ये विचार सुनने में किसी आधुनिक क्वांटम फिजिक्स की सिमुलेशन थियरी जैसा लगता है, लेकिन दरअसल हम आज एक ऐसी प्राचीन चर्चा में उतरने वाले हैं जो सदियों पहले ठीक यही बात कह रही थी। आज की इस गहरे अध्याय में हम एक बेहद प्रभावशाली प्राचीन ग्रंथ त्रिपुरा रहस्य के 16वें अध्याय और उसके आगे के हिस्सों का विश्लेषण करेंगे। और ये सच में दिमाग हिला देने वाला टेक्स्ट है ना? तो हमारा आज का मिशन किसी धार्मिक कथा को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पूरे रियलिटी के स्ट्रक्चर को समझना है जिसे हम सब दुनिया कहते हैं। हम सब कभी ना कभी आसमान की तरफ देखकर सोचते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आज के सोर्सेज इस बेसिक सवाल का जो जवाब देते हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और इस ग्रंथ की सबसे खास बात यही है कि ये रियलिटी को समझने के लिए किसी अंधविश्वास का सहारा नहीं लेता। ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से हमारी बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देता है, हमारी बेसिक अजम्पशंस को। हाँ, मतलब हम बचपन से जिस तरह से दुनिया को देखते हैं कि पदार्थ या मैटर ही सब कुछ है और चेतना या कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग का एक बाय प्रोडक्ट है, ये ग्रंथ उस पूरे फाउंडेशन को पलट देता है। अच्छा। एक ऐसा नजरिया जहां सृष्टि को किसी फिजिकल मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देखा जाता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और परेशानियों को देखने का एक बिल्कुल नया शांत लेंस है। तो इस नए नजरिए की शुरुआत हम सृष्टि के सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। कुछ भी बनता कैसे है? दुनिया के बारे में सोचने का हमारा आम तरीका बहुत सीधा होता है, रॉ मटेरियल वाला तरीका। राइट। अगर किसी को घर बनाना है तो उसको ईंट, पत्थर, सीमेंट चाहिए। एक बढ़ई को कुर्सी बनानी है तो लकड़ी चाहिए। यानी किसी भी निर्माण के लिए किसी कच्चे माल की जरूरत होती ही है। बिना मटेरियल के हम हवा में तो घर नहीं खड़ा कर सकते। सही बात है। तो जब इस पूरे यूनिवर्स के बनने की बात आती है, तो इस ग्रंथ का इस रॉ मटेरियल के बारे में क्या कहना है? त्रिपुरा रहस्य यहीं से हमारी आम सोच पर वार करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए टेक्स्ट एक बहुत ही सटीक उदाहरण देता है, एक कुम्हार का। कुम्हार और मटका। हाँ, जब एक कुम्हार एक मटका बनाता है तो उसे 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला,
बनाने वाला यानी कुम्हार खुद, दूसरा बनाने का प्रोसेस, और तीसरा सबसे जरूरी चीज मिट्टी, यानी वो रॉ मटेरियल जो कुम्हार से अलग है। कुम्हार खुद मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी बाहर से लाता है। समझ गया। लेकिन जब हम इस पूरी सृष्टि की बात करते हैं और उस परमात्मा या सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो वहां कोई बाहर है ही नहीं। अगर वो कॉन्शियसनेस सब जगह है और इन्फिनिट है, तो वो सृष्टि बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएगी? ओह, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जैक्टली। इसलिए टेक्स्ट का तर्क ये है कि यूनिवर्स का निर्माण करने के लिए किसी भी बाहरी मटेरियल या मिट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी कोई फिजिकल ईंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, अगर मुझे एक लेगो का घर बनाना है, तो चाहे मैं कितना भी बड़ा बिल्डर क्यों ना हो, मुझे लेगो ब्रिक्स तो चाहिए ही होंगे। तो क्या ये ग्रंथ कह रहा है कि बिना ब्रिक्स की ही बिल्डिंग बन गई? एक तरह से हाँ। वेट, तो क्या हम इसे आज की मॉडर्न साइंस जैसे क्वांटम फिजिक्स से जोड़कर देख सकते हैं? आज के वैज्ञानिक भी तो यही कहते हैं कि जिसे हम ठोस मैटर समझते हैं, वो दरअसल 99.99% एम्प्टी स्पेस है, सिर्फ एनर्जी के वाइब्रेटिंग फील्ड्स हैं। हाँ, और ये तुलना बिल्कुल सटीक है। मतलब असल में कोई ठोस ब्रिक है ही नहीं। क्या ये ग्रंथ भी किसी ऐसी ही वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन की बात कर रहा है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि हाँ, यही इस टेक्स्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। टेक्स्ट ठीक इसी प्रोजेक्शन की दिशा में इशारा करता है और इसको समझाने के लिए एक बेहद खूबसूरत शीशे का यानी मिरर का उदाहरण देता है। शीशे का उदाहरण? वो कैसे? जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा साफ आईना है। अगर उस आईने के सामने एक पूरा शहर बसा हो जिसमें पहाड़ हो, नदियां हो, तो वो आईना उस पूरे शहर को अपने अंदर झलकाता है। अब आईने के अंदर जो शहर दिख रहा है, क्या वहां सच में कोई पहाड़ या सीमेंट की इमारत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, वहां कोई असल ईंट पत्थर थोड़ी ना है। ठीक इसी तरह ये ग्रंथ समझाता है कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक अनंत शीशे की तरह है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस शीशे के सामने कोई बाहरी शहर नहीं है जिसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो। तो फिर रिफ्लेक्शन किसका है? अंदर उभरी हुई एक परछाई है। एक आईना जो खुद अपने ही अंदर एक शहर की कल्पना कर रहा है। वाओ, ये वाकई दिमाग की नसें खोल देने वाला विचार है ना? पर देखिए, अगर हमारे आसपास की हर चीज सिर्फ एक कॉन्शियसनेस का ही रिफ्लेक्शन है, तो एक बहुत बड़ा सवाल कूदकर सामने आता है। अगर दुनिया बनाने के लिए कोई लेगो ब्रिक्स या मैटर नहीं है और सब कुछ एक प्रोजेक्शन है, तो इसको चला कौन रहा है? चला कौन रहा है, इससे आपका मतलब? मेरा मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जो इतनी परफेक्ट है, जहां मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, ग्रेविटी काम करती है, ऐसी परफेक्टली सिंक्रोनाइज दुनिया बिना किसी दिमाग के अकेले कैसे चल सकती है? और पुरुष का सिद्धांत, प्रकृति यानी मैटर या नेचर, और पुरुष यानी स्पिरिट या प्योर इंटेलिजेंस। राइट। त्रिपुरा रहस्य बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जड़ा या निर्जीव मैटर अपने आप इतनी जटिल दुनिया नहीं बना सकता जिसमें अपनी चेतना ना हो। वो इंटेलिजेंस शो नहीं कर सकता। एक बीज का उदाहरण लीजिए। सीड। हाँ, टेक्स्ट समझाता है कि एक बीज अपने आप में जड़ा है, इनर्ट है। क्या वो खुद तय कर सकता है कि उसे कब अंकुरित होना है या उसके पत्तों का आकार कैसा होगा? एक बीज अपने आप को तब तक पेड़ में नहीं बदल सकता जब तक कोई चेतना ना हो। सृष्टि एक ज्ञानवान स्रोत की मांग करती है, एक इंटेलिजेंट क्रिएटर की। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आज का कोई साइंस का स्टूडेंट ये सुनेगा तो वो तुरंत पुशबैक देगा। वो कहेगा कि एक बीज को पेड़ बनने के लिए किसी दिमाग की जरूरत कहाँ होती है, वो तो नेचुरली होता है। नेचर के रूल्स, राइट। हाँ, बायोलॉजी और फिजिक्स बताते हैं कि नेचर अपने आप में एक रूल बुक है। उसके पास डीएनए है, फिजिक्स के अपने फिक्स्ड लॉज हैं, इवोल्यूशन से चीजें खुद बनती हैं। इसमें किसी इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड की जरूरत कहाँ पड़ती है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो टेक्स्ट के मुताबिक वो नेचर के रूल्स खुद उस बड़ी चेतना के बनाए हुए हैं। अगर हम मान लें कि यूनिवर्स नेचर की रूल बुक से चल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो रूल बुक आई कहाँ से? अच्छा, देखिए, एक मशीन तभी ठीक से चलती है जब किसी इंजीनियर ने उसे इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हो। नेचर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह बिहेव कर सकती है, पर एक कोड अपने आप को नहीं लिख सकता ना। यानी बिना कोडर के कोड नहीं बन सकता। बिल्कुल। डीएनए का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो रैंडमली पैदा नहीं हो सकता। जो नियम इस यूनिवर्स को स्टेबल रखते हैं, अगर उनमें एक छोटा सा भी बदलाव हो जाए तो पूरा यूनिवर्स ध्वस्त हो जाएगा। बिना एक मास्टरमाइंड के
इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज दुनिया नामुमकिन है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम 1 मिनट के लिए पूरी तरह अपना लेते हैं। एक मास्टरमाइंड है जिसने अपना एक अनंत शीशा रखा हुआ है और ये पूरी सृष्टि उसके अंदर का एक प्रोजेक्शन है, कोई ठोस मैटर नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ मेरा सबसे बड़ा डाउट आता है, अगर ये सब सिर्फ उस एक मास्टरमाइंड का विचार या प्रोजेक्शन है, एक तरह का इल्यूजन है, तो ये हमें इतना असली क्यों लगता है? अगर मैं आज ठोकर खाकर गिर जाऊं तो मुझे तो खून निकलेगा, दर्द होगा। राइट, दर्द तो होगा। इल्यूजन से चोट तो नहीं लगनी चाहिए ना? ये फिजिकल सेंसेशंस इतनी रियल क्यों हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए टेक्स्ट एक कमाल की एनालॉजी देता है, सपने का उदाहरण या द ड्रीम एनालॉजी। इस फिजिकल सेंसेशन के रियल लगने की मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको सपने को देखना होगा। सपने को? हाँ, जब कोई इंसान रात को सपना देख रहा होता है तो दिमाग खुद ही बनाने वाला है, खुद ही दुनिया है और खुद ही उसे महसूस करने वाला है। सपने में अगर आप ठोकर खाकर गिरते हैं तो डर लगता है या नहीं? हाँ, कई बार तो ऐसी घबराहट होती है कि आंख खुलती है तो पसीने छूट रहे होते हैं। और अगर सपने में प्यास लगे तो आप क्या ढूंढते हैं? पानी ही ढूंढता हूँ। और जब सपने में पानी मिल जाता है तो क्या वो पानी उस वक्त की प्यास बुझाता है? उस वक्त तो बुझ ही जाती है, जब तक नींद नहीं खुलती वहां का सब कुछ सच ही लगता है। बस यही वो छवि है जो ग्रंथ रियलिटी के बारे में पेश करता है। सपने में कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल असली महसूस होते हैं। प्यास सपने की, पानी सपने का। त्रिपुरा रहस्य कहता है कि जिसे हम अपना जागना मानते हैं वो दरअसल एक लंबे सपने जैसा ही है। ओह, यानी जब सपने का हाथ सपने की दीवार पर पड़ेगा तो सपने का दर्द तो होगा ही। एग्जैक्टली, क्लोज्ड लूप सिस्टम है। उसके अंदर हर फिजिकल सेंसेशन 100% ठोस लगती है। पता तब चलता है जब हम जागते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, एक बहुत बड़ा फर्क है। सपना तो सुबह टूट जाता है, दर्द खुशी सब खत्म हो जाते हैं, पर ये रियलिटी तो रोज वही रहती है। अगर मैं आज एक दीवार पर मुक्का मारूं तो मुझे कल भी दर्द होगा। इसे सपना कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को रियलिटी का प्रूफ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। यहीं पर माया या अविद्या का कॉन्सेप्ट आता है। अविद्या यानी अज्ञान। हाँ, माया की ताकत यही है, सपने के अंदर सपना 100% ठोस लगता है। इस ग्रंथ के हिसाब से सुबह उठकर सूजी हुई उंगली देखना भी उसी लंबे सपने का ही अगला फ्रेम है। वेट, यानी जब तक मैं इस सिस्टम के अंदर हूं, मैं नियम से बंधा हुआ हूं? बिल्कुल। जब तक आत्मा इस अज्ञान की नींद से जागती नहीं है, जिसे मोक्ष कहते हैं, तब तक ये मटेरियल दुनिया एकदम रियल और परमानेंट ही महसूस होती रहेगी। पर्दा इतना परफेक्ट है कि अंदर वाले को बाहर का अंदाजा ही नहीं होता। ये तो एकदम माइंड बेंडिंग है। लेकिन चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, क्योंकि अब कुछ सुनने वालों के दिमाग में एक बहुत वाजिब सवाल आएगा। जिंदगी जीने को लेकर? हाँ, अगर सुनने वाले इस बात को समझ लें कि ये सब एक सपना या प्रोजेक्शन है, तो क्या कल से हम काम पर जाना छोड़ दें? जिंदगी कैसे जी जाए? अगर दुख और रिलेशन बस इल्यूजन है तो मेहनत करने का क्या फायदा? यही त्रिपुरा रहस्य का सबसे खूबसूरत पड़ाव है, क्योंकि ये ग्रंथ आपसे जीवन छोड़ने के लिए या दुनिया से भागने के लिए नहीं कहता। यहाँ टेक्स्ट जीवन मुक्ता के कॉन्सेप्ट पर बात करता है। जीवन मुक्ता यानी जो मुक्त हो चुका है। हाँ। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वो दुनिया छोड़कर किसी पहाड़ पर नहीं भागता। वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे एक रंगमंच पर यानी स्टेज पर कोई कलाकार या एक्टर। वो अपने रोल को पूरी शिद्दत से निभाता है, पर अंदर से जानता है कि ये उसकी असली पहचान नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी मूवी में कोई एक्टर विलन का रोल कर रहा हो। कैमरा के आगे वो गुस्से में आग बबूला हो रहा है, उसमें इतनी नफरत दिख रही है। राइट। पर जैसी डायरेक्टर कट बोलता है, वो अचानक नॉर्मल हो जाता है। अपनी उस नकली नफरत को घर नहीं ले जाता। उसे पता है वो दरअसल एक अच्छा इंसान है और वो एंगर सिर्फ कैरेक्टर का था, बल्कि उनसे चिपका ना रहना है, यानी डिटैचमेंट। हाँ, आप स्टेज पर हैं तो आप हंसेंगे, रोएंगे, बिजनेस करेंगे, पर फेलियर मिलने पर आप टूटेंगे नहीं। आप उनको होल्ड करके अंदर जमा नहीं करेंगे। आप बस एक दर्शक की तरह उस रोल को प्ले करेंगे। खैर, जब मैं इन सब बातों को मिलाकर देखता हूं तो एक छोटी और क्लियर पिक्चर बनती है कि आज हमने क्या सीखा। कैसे ये दुनिया शीशे में झलकती परछाई है, एक बड़े दिमाग या इंटेलिजेंट क्रिएटर का खेल है, एक सपने की तरह चल रही है। और हमें बस उस एक्टर की तरह बनना है जिसे अपनी असलियत पता हो। इस अध्याय का सुनने वालों के लिए बड़ा महत्व है। आज के इन्फो ओवरलोड और स्ट्रेस भरे माहौल में ये ज्ञान हमें एक मेंटल क्लैरिटी देता है। एक पॉज मिलता है ना? बिल्कुल, जहां हम अपनी परेशानियों को थोड़ा दूर से एक स्पेक्टेटर की तरह देख सकें।
इस रियलाइजेशन के बाद जिंदगी का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगता है। वाकई ये एक बेहद लिबरेटिंग थॉट है। लेकिन जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नेचुरल फिलोसॉफिकल लीप उभर कर आती है। एक ऐसी बात जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। और वो क्या है? अगर आज हमारी ये जिंदगी, जिसे हम इतना सच मानते हैं, सिर्फ एक सपना है जिसे हमें एक दिन जागना है, तो क्या गारंटी है कि जागने के बाद जो असली दुनिया होगी वो किसी और उससे भी बड़े सपने का हिस्सा नहीं होगी? ओह, एक आईने के अंदर आईना। बिल्कुल। आखिर हमें कितनी बार जागना होगा उस आखिरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए? या फिर यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता? इसे अपने ख्यालों में जिंदा रखिए और सोचिए। तो मित्रों, आज हमने जाना, बंधन बाहर नहीं है, बंधन मन के भ्रम में है, और मुक्ति ज्ञान के प्रकाश में है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी वह भय, मोह और दुख से घिर जाता है। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, अज्ञान का अंधकार स्वयं दूर होने लगता है। त्रिपुरा रहस्य हमें सिखाता है कि शांति प्राप्त करने के लिए संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने देखने की दृष्टि को बदलने की। जब दृष्टि बदलती है तो अनुभव बदलता है। जब अनुभव बदलता है तो जीवन बदल जाता है। और तब साधक समझता है कि जिस आनंद की खोज वह बाहर कर रहा था, वह तो सदैव उसके भीतर ही विद्यमान था। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है, और यही त्रिपुरा रहस्य का संदेश है। अगले एपिसोड में हम इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अपने विवेक को जागृत रखिए और अपने भीतर की शुद्ध चेतना को अनुभव करते रहिए। नमस्कार।